हाय गाइस, अपन ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अपन पढ़ रहे थे, जिसमें ये अपना लेक्चर नंबर 3 है। अपने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में आईसीआई की बुक के जो न्यू स्टडी मैट है अपन ने उसमें से पढ़ा, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी थी विदाउट वेस्टिंग पीरियड हो तो क्या करना होता है। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात करी कि वेस्टिंग पीरियड हो तो क्या करना होता है। तो सर अब लेक्चर नंबर 3 जो आपका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का, जिसमें सर सिर्फ हमारे को सिर्फ ओनली ऑन दो टॉपिक, दो नए क्वेश्चन जो आईसीआई ने अभी स्टडी मैट में ऐड करे हैं। एक तो पहले भी था और एक अभी ऐड करा है। उन दो क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में वेटेज वाले क्वेश्चन है। अगर 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उन दोनों क्वेश्चनों को ज़्यादा प्रेफरेंस देने की पॉसिबिलिटी है। तो सर अपन वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो सर आपके एक तो एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 आपके न्यू स्टडी मैट का, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 6 सबसे पहले करेंगे, देन फिर अपन एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। तो सर सबसे पहले अपन फटाफट से जो अपना रूल है अपनी क्लासेस का कि अपन फटाफट से जो भी अपन ने अभी तक पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 1 में, उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो सर अब उनको रिवाइज कहाँ से करेंगे? अब उनको सर रिवाइज कहाँ से करेंगे? सर ये प्रॉब्लम आपके साथ जब एग्जाम टाइम पे भी आ सकती है कि यार मेरे को रिवाइज करना है फटाफट से, ताकि मेरे को एक बार पूरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान फटाफट से 5 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन हो जाए। तो सर उस चीज़ के लिए मैंने आपको एक नोट्स बना रखे हैं। मैंने वो नोट्स मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उन्हीं नोट्सों से आपको मैंने पढ़ाया है। तो फटाफट से नोट्सों को सर एक्सेस कहाँ से करना है? हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस करना है, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है सर, ये रहा सर वो पेज जिससे हम पूरा चैप्टर, अब पिछले जो दो लेक्चर अपन ने लिए लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, उसको पूरा सम अप एकदम रिवाइज करेंगे। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने दो चीज़ें पढ़ी थी। तो वेस्टिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और विदाउट वेस्टिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। थोड़ा सा रिवीजन फास्ट होगा ताकि अपन अपनी वीडियोस में अच्छी तरह पढ़ पाए। विदाउट वेस्टिंग पीरियड में अपन ने बात करी थी कि अगर विद इन 1 ईयर हो आपको टाइम पीरियड, तो अपन दो एंट्रियाँ करते हैं: बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और फिर सर हम ईयर एंड के अंदर, ईयर एंड पे अपन एक एंट्री करते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है सर, लेकिन जब अपन ये दोनों एंट्रियां पास करेंगे तो अपन को कौन सी चीजें कंसिडर करनी है? ओनली एक्सेप्टेड ऑप्शन कंसिडर करने हैं। सिंपल सी बात है सर, लिखा समझ में आ रहा है? यस सर। फिर उसके बाद सर अपन ने और क्या बात करी थी? अपन ने बात करी थी कि सर जब भी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को जब अपन रिकॉर्ड करते हैं, इसका अमाउंट निकालते हैं, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं: फेयर वैल्यू अकाउंटिंग और इंट्रिंसिक वैल्यू अकाउंटिंग। अगर सर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग हुआ तो हमारे को क्या करना है? सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है किसको? सर एक्सेप्टेड ऑप्शंस को। और अगर अपने पास फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमारे को इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है किसको? एक्सेप्टेड ऑप्शन से। तो सर इंट्रिंसिक वैल्यू कौन कौन सी होती है? सर इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी शेयर की क्या मार्केट प्राइस है और क्या एक्सरसाइज प्राइस है, दोनों का डिफरेंस। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे सर हमारे वेस्टिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट पे, मतलब लेक्चर नंबर 2 का अब रिवीजन चालू होता है लेक्चर नंबर 2 का। तो सर ये जो वेस्टिंग पीरियड है जिसका नाम है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, मतलब सर आपको क्या करना है? वेस्टिंग पीरियड जब तक चल रहा है आपका, तो सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 था उसके अंदर अपन ने क्या सीखा था सर? टाइमलाइन प्रिपेयर करना सीखा था। तो टाइमलाइन प्रिपेयर करेंगे। यस सर। एक्सरसाइज पीरियड कितना होगा सर? 1 साल का होता है जनरली। कब चालू होता है वो? सर वेस्टिंग पीरियड के खत्म होने के बाद 1 साल का होता है। तो सर सबसे पहले अपन वेस्टिंग पीरियड तक की अकाउंटिंग करते हैं, देन फिर अपन एक्सरसाइज पीरियड की अकाउंटिंग करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्लियर? यस सर। स्टेप नंबर 2 में तुमको क्या निकालना होता है सर? स्टेप नंबर 2 में आफ्टर प्रिपेयरिंग ए टाइमलाइन हमारे को क्या करना होता है सर? हमारे को कंपनसेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट निकालना होता है। सर कंपनसेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट कैसे निकालेंगे सर? कंपनसेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट निकालने के लिए सर सिंपल सी बात है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है: नंबर ऑफ ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। ईयर के एंड में आपके पास कितने नंबर ऑफ ऑप्शन थे जो आउटस्टैंडिंग थे, उसको मल्टीप्लाई करना है आपके फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अगर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है तो, अगर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन नहीं है तो इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है सर आपको टोटल वेस्टिंग पीरियड से, मल्टीप्लाई करना है आपको अभी तक फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट से कितने साल पूरे हो चुके हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। सर ये क्यूमुलेटिव फिगर आता है जिसमें से आपको ओपनिंग वाला माइनस करना होता है। ठीक है सर? यस। फिर हम सर क्या करते हैं, अगर सर अगर इस अबव फॉर्मूले से, सर इस अबव फॉर्मूले से अगर नेगेटिव फिगर आता है तो हम एंट्री क्या करते हैं सर? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। और अगर पॉजिटिव फिगर आता है, अगर सर पॉजिटिव फिगर आता है तो सर हम क्या एंट्री करते हैं? सर हम एंट्री करते हैं ये एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 2। कौन सी सर? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। आई बात समझ में? यस सर। फिर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड हमारे को एंट्री करनी होती है। तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड अपन क्या एंट्री करेंगे? तो सर अपन एक्सरसाइज पीरियड के दौरान अपन ने एक तो जो एक्सेप्ट हुए हैं उनकी एंट्री करेंगे एक्सेप्टेड ऑप्शन से, और जो ऑप्शन
डस्टबिन में फेंक दिए गए हैं, हम उनकी एंट्री करेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, अनएक्सपेक्टेड ऑप्शन जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया है और जो लैप्स्ड हो गए हैं उनको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपेंसेस, जो पर ऑप्शन पे कितना एक्सपेंसेस लगता है। आई बात समझ में? यस सर, ये था हमारा क्विक रिवीजन। ये नोट्स आपको सर बहुत हेल्पफुल होंगे लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में। जिन भी बच्चों ने सर लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 लिया है उनको समझ में आ गया होगा कि नोट्स से जो अपन ने रिवाइज करा है उससे अपन को पूरी एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि यार क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है सर, अब मैं बात करता हूँ सर आज हमारे जो आज का जो नया टॉपिक है हमारा, जो आज अपन करने आए हैं इस लेक्चर नंबर 3 में, वो है आज हमारे 2 क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7, और उसी के साथ आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सर एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? सर एग्जाम्पल नंबर 6 में सर क्या लिखा हुआ है? चॉइस लिमिटेड ग्रांट करता है 100 स्टॉक ऑप्शन, सर 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉयज। मतलब सर टोटल कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरी कंपनी में 1000 एलिजिबल एम्प्लॉयज हैं जिनको मेरे को हर एक एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन देने हैं। तो दैट मींस मैं कह सकता हूँ कि 1 लाख ऑप्शन देने हैं मेरे को टोटल। यस सर, 1 लाख ऑप्शन कंपनी ने इश्यू करे। कंपनी ने कितने ऑप्शन इश्यू करे सर? 1 लाख ऑप्शन इश्यू करे। कब इश्यू करे सर? 1/4/2001 को इश्यू करे। कितने रुपए में करे सर? 20 रुपए में इश्यू करे। दैट मींस सर कि 20 रुपए क्या है आपकी एक्सरसाइज प्राइस है। यहाँ तक की पहली लाइन का इंटरप्रिटेशन समझ में आया? यस सर। Depending upon the employees at the time of vesting of option, the option would be exercisable within a year when it is vested. अब सर आपका दिमाग घूम गया। सर आपका दिमाग इसलिए घूम गया सर, एक बात बताइए, इस लाइन को पढ़ने के बाद तो ये समझ में आ रहा है कि सर जो कंपनी ने जो ऑप्शन इश्यू करे हैं उनको आपको विद इन 1 ईयर ही एक्सरसाइज करना है। इट मींस कि सर ये तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है जो लेक्चर नंबर 1 में आपने पढ़ाया था। ये तो लेक्चर नंबर 1 है, ये तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। तो सर आपने उस टाइम उसको क्यों सॉल्व नहीं करवाया? सर इसलिए मैंने सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि सर आपने पूरा क्वेश्चंस नहीं पढ़ा। आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा सर? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 50 है सर, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये लाइन पढ़िए सर, ये वाली लाइन, ये लाइन पढ़िए सर आप। ये मैं जो बता रहा हूं सर, ये वाली लाइन पढ़िए आप बस यहां तक की। सर दीज ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1 if the earning of choice limited is 16%, yeah, it will vest at the end of year 2 if the average earning of 2 years is 13%, yeah, lastly it will vest at the end of 3rd year if the average earning of 3 years will be 10%। मतलब सर वेस्ट का मतलब होता है सर लैप्स, ऑप्शन का जो एक्सपायर हो जाना। वेस्ट का मतलब एक तरीके से आप एक्सपायर मान सकते हो सर, कि जो ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जाएगा ईयर 1 के एंड में। अगर आपकी अर्निंग 16% है तो, अगर ईयर 1 में अगर आपकी अर्निंग 60% है, ईयर 1 के एंड में अगर आपकी अर्निंग 60% है तो ऑप्शन विद इन 1 ईयर ही एक्सपायर हो जाएगा। सर जब मैंने ईयर 1 में एक्चुअल में देखा तो सर 14% ही मेरी अर्निंग है। कितना परसेंट है सर? 14% ही अर्निंग है। और जबकि क्या कहा गया था, अगर 16% होगी ईयर 1 में तो मैं विद इन 1 ईयर मानूंगा। तो मतलब सर ये विद इन 1 ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। हाँ सर, ये विद इन 1 ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। तो सर 2 ही कॉन्सेप्ट है, या तो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट होगा या सेकंड वाला कॉन्सेप्ट होगा। अगर फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो सर कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट नंबर 2। मतलब सर इसमें वेस्टिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में? आईसीआई ने आपको सर डायरेक्टली नहीं कहा कि ये वेस्टिंग पीरियड इतना है। आईसीआई ने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी, लेकिन जो सेंस है वो सर सेम रखा। आई बात समझ में? यस सर। कहा कि इट विल वेस्ट मतलब एक्सपायर हो जाएगा ईयर 2 में अगर एवरेज अर्निंग जो है 2 साल की वो 13 है। एवरेज अर्निंग है सर, एवरेज अर्निंग। सर इस वर्ड पे फोकस करना सर, एवरेज अर्निंग। एवरेज अर्निंग अगर 13% होगी तो 2 साल की। अब सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को रट जाते हैं एवरेज, और एग्जामिनर क्या करेगा सर, इस एवरेज वर्ड को ही हटा देगा पेपर बनाते समय, और सर वो एवरेज लेकर चेक करेंगे लिमिट को। नहीं सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज अर्निंग 2 ईयर्स की। तो सर जब एक्चुअल में देखा मैंने दोनों साल की एवरेज अर्निंग, तो सर 14 + 10 24, 14 + 10 24 डिवाइड बाय 2 दैट इक्वल्स टू 12%। सर कितना आता है? 12% है। और जबकि सर कितना एक्सपेक्ट किया था मैंने? सर 13% एक्सपेक्ट किया था मैंने सोचा था कि 13% होगा, जबकि हुआ कितना सर? 12%। तो मतलब सर ऑप्शन दूसरे साल में भी लैप्स नहीं होगा। सर अब तीसरे साल में तो सर एवरेज अर्निंग ऑफ 3 ईयर्स विल बी 10% होनी चाहिए सर। एवरेज अर्निंग, पिछले 3 साल की एवरेज अर्निंग अगर 10% होती है तो सर जोड़ लो कितनी होती है सर पिछले साल की एक्चुअल में? सर 14 + 10 24, 24 + 7
31, मतलब सर 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 7 इक्वल टू सर 31। तो 31 में अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो सर 10.33 के अप्रोक्स आपकी अर्निंग आएगी। तो सर एटलीस्ट 10% तो हो ही रहा है ना। हाँ सर, एटलीस्ट 10% तो हो रहा है। इट मीन्स कि सर ईयर थर्ड में जाके ये ऑप्शन लैप्स होगा। तो एक तरीके से सर इस क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड कितना है? सर इस क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है। आई बात समझ में? यस सर, अब समझ में आ गया कि सर इस क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड निकालना इंपॉर्टेंट था। वेस्टिंग पीरियड आपका सर 3 साल का है। आगे क्या लिखा हुआ है सर? 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट हो गए, 4000 इतने इस तारीख को लेफ्ट हो गए, और फाइनली 3500 ऑप्शन इतनी तारीख को लेफ्ट हो गए। ठीक है सर, आगे बताइए क्या लिखा हुआ है? 850 एम्प्लॉइज, सर 850 एम्प्लॉइज है, नॉट ए ऑप्शन। तो सर 850 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज्ड देयर ऑप्शन विद इन अ ईयर। उन्होंने सर क्या करा? एक्सरसाइज कर लिया अपने ऑप्शन को। तो सर वेस्टेड पीरियड में तो कभी भी आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपको जो वेस्टेड पीरियड खत्म होने के बाद का जो 1 साल दिया जाता है, जिसमें आपको एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाता है, उसमें एक्सरसाइज करोगे। यस सर, उसमें एक्सरसाइज करेंगे। बट सर 850 एम्प्लॉइज है, इस वर्ड को ढंग से सुनना। 850 एम्प्लॉइज है, हर एक एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन है। इट मीन्स की सर 85,000 ऑप्शन, इट मीन्स की सर 85,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए, और जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो सर आपके अनएक्सरसाइज्ड है, मतलब सर डस्टबिन में डाल दिए गए थे एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ मतलब एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज्ड पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड मतलब जो 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड होता है, उसके एंड में इसको क्या कर दिया गया था? लैप्स्ड कर दिया था। आई बात समझ में? यस सर, आपको क्या करनी है सर? जनरल एंट्री देनी है, बात खत्म। सर इतना सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें समझना क्या था? इसमें समझना था सर आपको क्या? सिर्फ वेस्टिंग पीरियड कितना है, बात खत्म। वेस्टिंग पीरियड निकालना था, 3 साल का है, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। मतलब ये जो हाईलाइट करिए लाइन, उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। लास्ट टाइम पे एग्जाम पे जाते समय आप इस चीज को जरूर देख के जाना। ठीक है सर। तो सर अपन क्या करें? सर अपन को कुछ नहीं करना। सर अपन को देखना है कि इसने ऑप्शन कब दिया। सर 1/4/2011 को, 1/4/2011 को इसने ऑप्शन इशू करा है। ठीक है सर, अपन टाइमलाइन बनाएंगे। यस सर बनाएंगे। यस सर, अपन ने टाइमलाइन बनाई। 1 अप्रैल 2001 को अपने 1 लाख ऑप्शन इशू करे। यस सर, 1 लाख ऑप्शन इशू करे थे। ठीक है, 1000 एम्प्लॉयज थे, हर एक एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन दिया था, मतलब अपन ने 1 लाख ऑप्शन इशू करे 1 अप्रैल 2001 को। सर अपना वेस्टिंग पीरियड कब खत्म होता है? सर 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, मतलब 31/3/2, 31/3/3, 31/3/4। मतलब सर अपना यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। इस साल अपना वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। तो सर मैंने क्या बताया था? टाइमलाइन बनाएंगे, बना दी। सर देखेंगे, क्या देखेंगे सर? अपन ये देखेंगे कि सर 1 अप्रैल 2001 से इस पीरियड के बीच में कितने ऑप्शन एम्प्लॉय ने डस्टबिन में डाल दिए। सर 1 अप्रैल 2001 से 1 अप्रैल 2001 या 2011 से 31 मार्च 2012 तक कितने ऑप्शन? सर 5000 ऑप्शन। सर 5000 ऑप्शन लैप्स्ड हो गए। दैट मीन सर मैं कह सकता हूं कि 31 मार्च 2002 को अगर 5000 ऑप्शन लैप्स्ड हो गए, डस्टबिन में चल गए, मतलब सर 95,000 ऑप्शन बचे। यस सर बचे। आई बात समझ। फिर सर हमारे को देखना है कि सर इस पीरियड के बीच में हमारे कितने ऑप्शन डस्टबिन में डाल दिए गए थे। सर हमने देखा कि 31 मार्च 2012 से 31 मार्च 2013 के बीच में सर 4000 ऑप्शन लैप्स्ड हो गए, और 31 मार्च 2003 को, मतलब सर 4000 ऑप्शन हमारे यहाँ लैप्स्ड हो गए, मतलब डस्टबिन में डाल दिए गए। तो सर हमारे पास 91,000 ऑप्शन अभी भी एक्टिव हैं। फिर सर हमारे को 31 मार्च 2013 से 31 मार्च 2014 तक देखना है कि सर हमारे कितने ऑप्शन डस्टबिन में डाल दिए गए। सर 3500 ऑप्शन डस्टबिन में डाल दिए गए ऑन 31 मार्च 2014 को। तो सर मतलब 31 मार्च 2014 को 3500 अपन ने ऑप्शन लेफ्ट कर दिए, मतलब सर मेरे पास 87,500 ऑप्शन अभी भी एक्टिव हैं। अभी भी एक्टिव है, इट मींस कि सर अभी भी उन पे वर्किंग चालू है। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, क्लियर। फिर सर हमारे को क्या करना होता है? वेस्टिंग पीरियड की अकाउंटिंग करनी होती है। बट सर टाइमलाइन तो पूरी बनाओ ना। हाँ सर, अपन को 1 साल का क्या देना होता है सर? एक्सरसाइज पीरियड देना होता है 1 साल का। क्या देना होता है सर? 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड देना होता है। और एक्सरसाइज पीरियड अगर सर 31/3/4 को वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, तो 1 साल अगर जोड़ेंगे तो सर 31/3/5 को हमारा एक्सरसाइज पीरियड खत्म होगा। तो सर 31/3/2004 से 31/3/2005 के बीच में
सर कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हुए हैं? सर 850 एम्प्लॉइज, मतलब सर 85,000 ऑप्शन एक्सरसाइज्ड हो गए और बाकी बचे हुए लैप्स्ड हो गए। तो सर 85,000 ऑप्शन तो आपके एक्सरसाइज हो गए, टोटल आपके पास 87,500 ऑप्शन बचे थे, जिसमें से 85,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए, और सर जो 2500 ऑप्शन है, मतलब 2,500 ऑप्शन आपके लैप्स्ड हो गए। लैप्स मतलब सर डस्टबिन में फेंक दिए गए। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर किसकी? अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर अपन? अब अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो सर ईयर वन में अपन ने अमाउंट निकालना सीखा था सर। कितने ऑप्शन है? 95,000 ऑप्शन। मल्टीप्लाई सर किससे करना है? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से। या सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है क्या? नहीं सर, मेरे को नहीं दिख रही। तो सर कौन सी मेथड यूज करेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है अपने पास? सर एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 20 रुपए। मार्केट प्राइस कितनी है सर? 50 रुपए। में से माइनस कर देंगे एक्सरसाइज प्राइस 20 रुपए, तो सर 30 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर, मैंने ईयर वन के एंड में मुझे पता चला कि यार 14% ही अर्निंग हुई है। तो मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि यार अगली साल इतनी अर्निंग हो जाएगी ताकि उन दोनों का एवरेज मेरा 13% हो जाएगा। उन अगली साल मुझे ऐसा लगता है सर, फर्स्ट ईयर के एंड में मैं खड़े खड़े सोच रहा हूँ यार गौरव 16% नहीं हुई, 14% ही हुई। बट मैंने फिर सोचा कि कुछ नहीं, मैं सोचता हूँ कि अगली साल इतनी अर्निंग हो जाएगी ताकि उनका एवरेज 13% हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि सर अगली साल ही ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। मतलब मैं सर वेस्टिंग पीरियड फर्स्ट ईयर के एंड में 2 साल का मानता हूँ। आई या नहीं आई बात समझ में सर? आपको अपने सॉल्यूशन में इस चीज को और हाईलाइट करना है ताकि आप एग्जाम टाइम पे जाते समय देख सको कि इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, क्या यूनिक था। आई बात समझ में? और मल्टीप्लाई तो सर आपको ऑप्शन ग्रांट करा कब करा था सर? 1 अप्रैल 2001 को। 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 सर 1 साल होता है, तो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 साल से मल्टीप्लाई करना है। आई या नहीं ये बात समझ में? तो कितना आता है सर? 14,25,000। समझ में आया? यस सर। ईयर टू में कितने ऑप्शन है सर? ईयर टू में सर, ईयर टू में है हमारे पास 91,000 ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय इंट्रिंसिक वैल्यू। सर ईयर टू में मैं खड़े खड़े सोच रहा हूँ यार मेरा एवरेज नहीं बैठा गौरव, नहीं बैठा। कोई ना, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यार ईयर थ्री के एंड में इतनी अर्निंग होगी ताकि तीनों का एवरेज मेरा 10% हो जाएगा एटलीस्ट। तो सर मैं अब ईयर टू के एंड के लिए कितना वेस्टिंग पीरियड मानूंगा? सर 3 साल का वेस्टिंग पीरियड मानूंगा कि तीसरे साल में तो ये ऑप्शन खत्म हो ही जाएगा। और सर मल्टीप्लाई 2 साल से करूंगा क्योंकि ऑप्शन जब इश्यू करा और 31 मार्च 2003 तक तो सर 2 साल ही होते हैं। तो 18,20,000 है, उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दूंगा सर, तो मेरे पास 3,95,000 आ जाएगा सर। क्या आपका ईयर टू का बैलेंस? ठीक है सर। अब ईयर थ्री में सर कितने ऑप्शन पेंडिंग है मेरे पास? सर ईयर थ्री में ऑप्शन पेंडिंग है 87,500, क्योंकि सर मैंने बताया था वेस्टिंग पीरियड तक की ही अपन को अमाउंट निकालने होते हैं। तो सर 87,500 मल्टीप्लाई बाय सर इंट्रिंसिक वैल्यू, डिवाइड किससे करेंगे सर? अब मुझे लगा कि सर 3 साल के एंड में हो ही जाएगा और तीसरे साल में जो मैंने सोचा था वो हो गया। मतलब सर इसका वेस्टिंग पीरियड कितना माना जाएगा? 3 साल ही माना जाएगा, क्योंकि तीसरे साल जो मैंने सोचा था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हो गया। तो सर तीसरे साल में मेरी कितनी सर वेस्टिंग पीरियड कितना होगा? 3 साल का होगा। और सर 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2004 सर 3 साल होते हैं। तो सर टोटल मेरा 26,25,000 होगा, जिसमें से मेरा ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर का इतना है माइनस होगा, सेकेंड ईयर का सर 3,95,000 माइनस होगा। तो सर मेरे पास ईयर थर्ड के लिए आएगा 8,05,000। समझ में आया या नहीं आया? क्या सर तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हैं? क्या सर ये जो तीनों आंसर आए हैं हमारे पास, मैं बता देता हूँ कौन से आंसर की बात कर रहा हूँ मैं सर। ये जो आंसर आए हैं 14,25,000, 3,95,000 और सर ये क्या बोलते हैं 8,05,000, क्या सर ये तीनों पॉजिटिव है? यस सर ये तीनों पॉजिटिव है। और अगर सर ये तीनों पॉजिटिव है तो सर हम हर साल के एंड में वेस्टिंग पीरियड तक दो दो एंट्रियां करेंगे। क्या सर आईसीआई ने भी ऐसा ही कर रखा है क्या? यस सर। देखते हैं आईसीआई का सॉल्यूशन सर। आईसीआई के सर सॉल्यूशन में देखो, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 14,25,000। क्या सर 14,25,000 ही था क्या हमारे ईयर वन में? यस सर 14,25,000 ही था। आई बात समझ में? यस सर।
फिर सर सेकंड एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, यस सर। फिर सर ईयर 2 में कौन सी एंट्री करेंगे सर, पॉजिटिव अमाउंट है क्या, यस सर पॉजिटिव अमाउंट है 3,95,000 का, तो सर दो एंट्रियां 3,95,000 से पास कर देंगे, जो हमारी पहले से फिक्स है ये दो एंट्रियां, तो अगर पॉजिटिव होगा तो। सर ईयर 3 में देखेंगे तो सर ईयर 3 में भी हमारा पॉजिटिव अमाउंट है कितना सर, सर हमारा पॉजिटिव अमाउंट है सर 8,05,000, तो मतलब सर हम ईयर 3 में भी 8,05,000 से एंट्री पास कर देंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर समझ में आ गई। वेस्टिंग पीरियड तक की हमने अकाउंटिंग कर ली है। अब हमारे को सर किसकी अकाउंटिंग करनी है सर, अब हमारे को करनी है रेड वाले पीरियड की अकाउंटिंग, मतलब एक्सरसाइज पीरियड की अकाउंटिंग, जिसमें 85,000 ऑप्शन तो हमारे एक्सरसाइज हो गए, मतलब 85,000 ऑप्शन का तो हमारे पास पैसा आ गया। तो सर 85,000 का अगर पैसा आ गया तो एक्सरसाइज पीरियड में हम कौन सी एंट्रियां करते हैं सर, वो दो एंट्रियां करते हैं, कौन कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे सर, 85,000 ऑप्शन हमारे एक्सेप्ट हुए हैं और हर एक ऑप्शन पे 20 रुपए मिलेगा, मतलब कंपनी के पास 17 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे, कितने से करेंगे सर, एक्सेप्टेड ऑप्शन कितने हैं सर, 85,000 एक्सेप्टेड है, मल्टीप्लाई करेंगे सर एक्सपेंसेस पर ऑप्शन, और एक्सपेंसेस पर ऑप्शन में सर हमारे पास फेयर वैल्यू अकाउंटिंग नहीं है, हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू अकाउंटिंग है, और इंट्रिंसिक वैल्यू में सर हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है सर, मार्केट प्राइस पर शेयर है सर हमारे पास, मार्केट प्राइस पर शेयर है सर 50, और एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 20, मतलब सर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 85,000 को, सर कितने को 85,000 को सर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85,000 मल्टीप्लाई बाय 30, मेरे साथ बोलो सर 85,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो सर हमारे पास 25,50,000 आएगा। फिर सर हमारे को इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, कितने ऑप्शन 85,000 ऑप्शन, हर एक ऑप्शन पे एक शेयर, ये डिफॉल्ट अजम्पशन होती है हमारी, हर एक शेयर पे हर एक ऑप्शन पे एक शेयर, तो सर 85,000 ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, मतलब सर 8,50,000 हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगी। और सर मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम आपका सर बैलेंसिंग फिगर होता है, समझ में आया या नहीं आया, यस सर। अब हम बात करेंगे सर हमारी लास्ट वाली एंट्री की, क्यों सर लास्ट वाली एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर आपके एक्सरसाइज पीरियड में जितने ऑप्शन डस्टबिन में फेंके गए हैं, ओनली एक्सरसाइज पीरियड में जितने ऑप्शन आपके डस्टबिन में फेंके गए हैं हम उसकी भी एंट्री करते हैं, और एंट्री क्या करते हैं सर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये एंट्री मैंने बताई थी सर आपको, यस सर बताई थी जब मैंने आपने सेकंड लेक्चर लिया था। तो सर उसका अमाउंट कैसे करते हैं सर, कितने ऑप्शन हमने लेफ्ट करे सर 2500, मतलब सर 2500, तो 2500 को मल्टीप्लाई करना है सर किससे, एक्सपेंस पर ऑप्शन, एक्सपेंस पर ऑप्शन कितना है सर 30 रुपए, तो सर 2500 मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे तो सर मेरे पास आ जाएगा 75,000 का अमाउंट, और सर ये हमारी लास्ट एंट्री करके करेंगे, और सर ये हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा की पूरा सॉल्व हो गया है, समझ में आया या नहीं आया, यस सर एकदम सिंपल क्वेश्चन था। जो बच्चे आज ही हमारे साथ जुड़े हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ इस वीडियो में, उनसे मेरी एक रिकमेंडेशन है, उनको एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाके लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखिए, जब ही आपको लेक्चर नंबर 3 की बातें समझ में आएगी, ठीक है सर, यस सर, ठीक है सर। तो अब अपन एग्जाम्पल नंबर 7 की और चलते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, बिकॉज सर ये न्यूली एडेड सम है जो आपके आईसीआई ने अभी डाला है, और सर ये जो गाइडेंस नोट्स इशू करते हैं ना आईसीआई, उसका क्वेश्चन है सर, गाइडेंस नोट्स में से लिया हुआ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, चाहे तो सर आप चेक कर लेना आईसीआई की वेबसाइट पे गाइडेंस नोट्स ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट पे, जो गाइडेंस नोट्स है उसमें ये क्वेश्चन है, और उसको ही सर आईसीआई ने अभी आपके न्यू स्टडी मेट में ऐड करा है। तो सर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट सर इसमें जो चीज अभी तक आईसीआई ने सर क्या किया था, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड यूज कर रहे थे पूरे क्वेश्चन में आपके सामने, क्योंकि सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपको गिवन ही नहीं था, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपको गिवन ही नहीं था, बट सर आईसीआई ने एक ये क्वेश्चन अभी डाला जिसमें आपको क्या लिखा हुआ है सर, ढंग से पढ़िए, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, जिसका था इंतजार वो आ गई घड़ी हमारे पास, आई बात समझ में, मतलब इस क्वेश्चन में सर फेयर वैल्यू ऑप्शन गिवन है, मतलब फेयर वैल्यू अकाउंटिंग होगी इस क्वेश्चन में, आई बात समझ में, यस सर। तो हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 की। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एंटरप्राइज ग्रांट करता है 10,000 स्टॉक ऑप्शन, सर ऑप्शन की संख्या कितनी है 10,000, टू अ सीनियर एग्जीक्यूटिव कंडीशनल अपॉन एग्जीक्यूटिव रिमेनिंग इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एंटरप्राइज अंटिल द एंड ऑफ द 3rd ईयर, दैट मींस कि सर इसने कंडीशन डाल दी, कंडीशन डाल दी सर, कंडीशन डाल दी कि 3 साल तक उसको एम्प्लॉयमेंट में रहना
आपको कंपनी का एम्प्लॉय बने रहना पड़ेगा। दैट मींस कि सर वेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, कंडीशन सेटिस्फाई करना। ठीक है, अब कितना वेस्टिंग पीरियड है सर, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है सर, 40। हाउएवर हाउएवर एक्सरसाइज प्राइस मे बी 30 भी हो सकती है सर, अगर अर्निंग जो है एंटरप्राइज की वो अगर 10% से बढ़ जाती है। सुनना सर, मैंने क्या बोल रहा हूँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एंटरप्राइज की अर्निंग 10% से बढ़ जाती है तो एक्सरसाइज प्राइस 40 से 30 भी हो सकती है। सर जिसको भी समरी बनानी है वो अपनी कॉपी में लिखते चले सर, मैं बोलते चल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 का स्टार्टिंग से सर, वेस्टिंग पीरियड है 3 साल का, ऑप्शन नंबर ऑफ ऑप्शन है 10,000, एक्सरसाइज प्राइस 40 भी और मे बी 30 इफ द अर्निंग 10%। अगर अर्निंग 10% है, एवरेज अर्निंग 10% है, तो सर मैं कह सकता हूं कि आपकी एक्सरसाइज जो प्राइस है 40 से 30 हो जाएगी। सर ऑन ग्रांट डेट पर फेयर वैल्यू जो था, ऑप्शन ऑप्शन की फेयर वैल्यू अपन को गिवन है पहली बार पूरे ऐसे स्टडी मेट में। एक्सरसाइज प्राइस अगर 30 होगी तो सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 16 रुपी होगा। दैट मीन्स कि सर अगर आपकी एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपए है तो आपकी फेयर वैल्यू 16 रुपए होगी। ठीक है, अगर आपकी एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपए है तो आपकी फेयर वैल्यू 12 रुपए होगी। आई बात समझ में सर? ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है सर, इसकी आप समरी आप ही बता दीजिए सर। सर इसकी समरी तो सर आप ही बता, ठीक है, तो सर आप ही बता दीजिए, इसकी समरी मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो सर मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। देखो, आपके पास स्टार्टिंग में नंबर ऑफ ऑप्शन थे 10,000, एक्सरसाइज प्राइस 40 है, मे बी 30 भी हो सकती है। 40 का जब 10 आपकी जो अर्निंग है वो 10% से कम होगी तो 40, आपकी अर्निंग अगर 10% से ज़्यादा होगी तो आपकी जो एक्सरसाइज प्राइस है वो कितनी होगी सर, आपकी 30 होगी। ठीक है सर, अगर आपकी एक्सरसाइज प्राइस 40 होती है तो जो आपका फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, आपका जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो सर कितना होगा, 12 होगा। और अगर एक्सरसाइज प्राइस आपकी 30 होती है तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपका 16 होगा। ठीक है सर, ईयर 1 के एंड में क्या हुआ, अभी तक सर जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा वो वहां तक समझ में यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ तक की पूरी समरी मैंने आपको बना के दे दी है। ईयर 1 के एंड में क्या हुआ सर, आपकी अर्निंग 12% से बढ़ गई। ईयर 1 के एंड में आपकी अर्निंग 12% से बढ़ गई। तो सर सिंपल सी बात है, अगर आपकी 12% से अर्निंग बढ़ जाएगी तो आपकी एक्सरसाइज प्राइस 30 होगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 16 होगा। ठीक है सर, ईयर 2 के एंड में क्या हुआ सर, आपकी अर्निंग 13% से बढ़ी। तो सर 13% से बढ़ेगी मतलब 10% से ज्यादा से बढ़ी तो आपकी एक्सरसाइज 30 एंड जो आपका फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो 16 होगा। ठीक है सर, ईयर 3 में क्या हुआ, आपकी ओनली 3% से बढ़ी आपकी अर्निंग। कितने परसेंट से बढ़ी सर, ओनली 3% से बढ़ी। तो सर अगर अर्निंग 3% से बढ़ी मतलब 10% से कम से, तो मतलब मैं मान सकता हूँ कि आपका फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब आपकी एक्सरसाइज प्राइस 40 होगी और आपका जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो कितना होगा सर, 12 होगा। समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। क्लियर हुआ आपकी समरी? यस सर, ईयर 1 के एंड में आपको क्या फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन लेना है, 16, एक्सरसाइज प्राइस कितनी लेनी है, 30। ईयर 2 के एंड में कितना लेना है, 30, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 16। ईयर 3 के एंड में एक्सरसाइज प्राइस 40 और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 12। अब सर एक बात बताइए, आपको कौन सा मेथड यूज करना है यहाँ पे एक्सपेंसेस निकालते समय? सर एक्सपेंसेस निकालते सर हमारे को जो मेथड यूज करना है वो मेथड यूज करना है सर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। कैसे पता चला? क्योंकि सर हमारे को फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है। तो सर यहाँ पे कोई ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ है, 10,000 के थे और 10,000 ही रहे हैं, मतलब सर ईयर 1 के एंड में भी 10,000 थे। मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से, डायरेक्टली फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से। अब सर कई बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर आपने पहले तो क्या किया था, मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करी थी तो फिर मल्टीप्लाई करते थे, अब डायरेक्टली अपन अब क्यों नहीं कर रहे, अब क्यों नहीं कर रहे? तो सर उसका जो रीजन है वो यही है कि अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन में तो हम फेयर वैल्यू अकाउंटिंग यूज करते हैं और जिसमें अपन डायरेक्टली इसी को मल्टीप्लाई करते हैं ऑप्शन से। डिवाइड करते हैं सर, टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 साल का, मल्टीप्लाई सर अभी तक 1 साल खत्म हो चुका है ईयर एंड में, तो सर आपका कितना आता है 53,333। सर ईयर 2 के एंड में 10,000 ऑप्शन है ही। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है सर, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है सर हमारे पास कितना, 16। ठीक है सर, यस सर 16 है। कितना है सर, 16 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे सर, टोटल वेस्टिंग पीरियड से।
मल्टीप्लाई सर कितने से करेंगे, 2 ईयर से। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे 2 साल खत्म हो चुके हैं, तो टोटल हमारा जो कम्युलेटिव फिगर आता है वो आता है सर क्यूमुलेटिव 1,06,667। उसमें से सर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो अगर हम माइनस कर देंगे सर, वो अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड ईयर का बैलेंस आ जाएगा कि सेकेंड ईयर में हमारे को कितने अमाउंट से एंट्री करनी है। और सर थर्ड ईयर के एंड में क्या करना है, वही 10,000 ऑप्शन थे, ठीक है। बट सर अब इधर गलती क्या हो गई सर, अब इधर आपको सॉल्यूशन में एक गलती बतानी है जो मैंने जानबूझ के करी है। कोई बता सकता है वो गलती? अगर कोई पकड़ सकता है तो सर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सर यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया, क्या यहाँ पे 16 लिखना चाहिए था क्या? नो सर, क्योंकि ईयर थर्ड के एंड में तो आपका जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो तो सर 12 है ना, तो सर आपको यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था सर। कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए था सर? आपको 12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। तो सर ये मैंने जानबूझ के गलत लिखा था ताकि आपको ये समझ में आए। क्लियर? तो आप भी 16 लिखिए, उससे काटिए, क्रॉस का साइन लगाइए, देन 12 लिखिए, क्योंकि सर आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ईयर 3 के एंड में आपकी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 12 है। सर जल्दीबाजी में क्वेश्चन में आप गारंटेड हो 16 लिख कर आओगे, बट सर अगर आप ऐसे करोगे तो आपका दिमाग कहेगा नहीं आपको 12 लिखना है, ठीक है। डिवाइड बाय सर टोटल वेस्टिंग पीरियड, और अभी तक सर आपके 3 साल पूरे खत्म हो चुके हैं, तो 1,20,000 आता है सर आपके पास क्यूमुलेटिव फिगर। उसमें से आपको सर ईयर 1 के एंड का माइनस करना है और जो ईयर 2 का है वो भी माइनस करना है। तो सर आपके पास ईयर 3 के लिए जो बचता है वो बचता है सर 13,333। समझ में आया या नहीं आया? यस सर, क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है कि ईयर 3 में जो मैं एक्सपेंसेस राइट ऑफ करूंगा वो करूंगा 13,333 से। समझ में आया? यस सर, क्लियर हो गया है। अब एक बात बताइए सर, अब एक बात बताइए सर आप मेरे को, क्या आईसीआई का सॉल्यूशन देखा जाए? यस सर, देख लिया जाए। यही क्या सॉल्यूशन आ रहा है क्या? यस सर, यही सॉल्यूशन आ रहा है। तो सर इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की भी आज पूरी क्लासेस, पूरे लेक्चर खत्म होते हैं। इसी के साथ सर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑफ मॉड्यूल सेकेंड ऑफ सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग फ्रॉम स्टडी मैट नवंबर 2021 से खत्म होता है ये चैप्टर। सर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जो जो होमवर्क में दिए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि वो आपने होमवर्क में कर लिए होंगे, और आपको जो भी डाउट आए होंगे वो आपने व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ ही लिए हैं। तो सर अगर कोई भी और भी डाउट हो तो सर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सर ये जितने भी सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ या जितने भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सर, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी सर मैंने आपको मेरे व्हाट्सएप मतलब सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से उसे ले सकते हैं, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सर अब हम जल्द ही कल मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा बाय बैक का चैप्टर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे के सारे इसके क्वेश्चंस करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो क्वेश्चन आप टिक मार्क कर लीजिएगा, और जिन भी बच्चों को टिक मार्क करना नहीं आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए क्या है, तो सर जो जो क्वेश्चन मैंने आपको वीडियोस में करवाए हैं आप उन्हीं क्वेश्चन को लास्ट टाइम पे देख जाना, मेरे नोट्स वाला पढ़ना पड़ जाना। गारंटेड है सर आपके 8 to 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, वो आपकी पॉकेट में है। आई बात समझ में? यस सर। तो आज के लिए सर अपन इतना ही रखते हैं, अब अपन मिलेंगे सर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और सर ध्यान रखना, भूलना मत, शेयर जरूर करना।